आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिखा गया है ना, इसको आप चैप्टर नंबर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये आप चैप्टर नंबर 2 कर लेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स से, जिसका नाम है फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 2 कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि पिछले वाले क्लास में, यानी कि इसके पहले वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा, वो बेसिकली हमारा चैप्टर था पावर शेयरिंग, है ना। उसमें हम लोगों ने अपने चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, पावर शेयरिंग को। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर का नाम है आपका फेडरलिज्म, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर नंबर 1 में लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका चैप्टर नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, आपस में कनेक्ट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात आप ये बताइए कि चैप्टर नंबर 1 में आपने श्रीलंका और बेल्जियम का केस पढ़ा था ना, दोनों का आपने केस पढ़ा था। तो दोनों में से, और दोनों कंट्री है हमारा, है ना, और दोनों पे डाइवर्सिटी था दोनों में। यदि श्रीलंका वाले केस में देखें तो मेजर था कौन, सिन्हाला, और माइनर था कौन, तमिल, है ना। उसके बाद यदि बेल्जियम का बात करें तो मेजर था कौन, डच, पूरे कंट्री लेवल पे, और माइनर में कौन था, फ्रेंच, है ना। यानी कि डाइवर्सिटी वहाँ पे है थोड़ा सा ना, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि रीजनल डाइवर्सिटी वहाँ पे था, आगे नहीं। तो ये तो हम लोगों ने जाना था, लेकिन हम लोगों ने सबसे बड़ी बात ये भी जाना था कि श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, इसके वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, है कि नहीं, लोगों के बीच में। लेकिन बेल्जियम में थोड़ा सा केस हमारा अलग था। बेल्जियम के लीडर ने देखा कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने पावर को शेयर करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, याद आ रहा है सब कुछ। तो वहाँ पे पावर को शेयर किया गया, जिसके वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नोक झोंक देखने को हम लोगों को नहीं मिला, है कि नहीं। तो वही चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब इस चैप्टर पे हम लोग। इस चैप्टर का मतलब है, फेडरलिज्म का मतलब है बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और पावर को डिवाइड यहाँ पे किस रूप में किया जाएगा वो भी आप जान लीजिए। चलिए, हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, याद कीजिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सेकेंड नंबर में था हमारा कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि शेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में, याद कीजिए। पहले में क्या था, पहले में पावर किसके साथ शेयर किया गया था, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सेकेंड वाले में किसके साथ शेयर किया गया, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, फेडरलिज्म चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर को डिवाइड किया जा रहा है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। यहाँ पे ऑर्गन्स का बात नहीं होगा, यहाँ पे बात होगा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों गवर्नमेंट का यहाँ पे बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, और यहाँ पे हम लोग पावर को किसके साथ डिवाइड करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यानी कि डिवीजन करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पावर को शेयर किया गया है, डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। इसी चीज़ों को हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है। बेसिकली फेडरलिज्म वही है जो हमने आपको अभी बताया, एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब समझिए इस चीज़ को, वही बात यहाँ पे कहा गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है इंग्लिश में, जो हमने आपको कहा वही बात यहाँ पे भी है। क्या है देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक तरीका है कह सकते हैं आप, इन विच पावर इज डिवाइडेड, जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंट्रल के अलावा जो भी आपके कंट्री में लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके साथ भी पावर को शेयर करना। जैसे हम लोग यदि बात करें इंडिया का,
तो इंडिया में सबसे ऊपर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल के नीचे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब उसका छोटा छोटा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट, उससे और छोटा कौन? लोकल गवर्नमेंट। तो जब हम लोग पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे फेडरलिज्म, ठीक है। और अधिकतर कंट्री में जो है ना केवल 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। मोस्ट ऑफ द कंट्री में केवल 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट। ये तो भारत का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ पे तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है लगभग हर एक कंट्री में नहीं होता है, वहाँ के सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को लाना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो हमारे भारत का पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बस का बात नहीं है कि वो हर एक गाँवों को भी देख सके। तो हर एक गाँवों को देखने के लिए कौन सा गवर्नमेंट बनाया गया? पंचायती राज। और छोटे मोटे शहरों को देखने के लिए म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, है कि नहीं? वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो हर एक चीज़ समझ में आ रही है बात? तो वही बात है यहाँ पे, जब हम लोग पूरे कंट्री के लेवल पे बात करेंगे ना, यानी कि हम लोग पूरे भारत के बारे में बात करेंगे, तो भारत में पावर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला सेंटर, उसके बाद स्टेट और उसके बाद लोकल। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री में आज भी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है केवल और केवल 2 ही गवर्नमेंट में, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर आगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यूजुअली द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमने आपको कहा अभी, क्या अक्सर ऐसा देखा गया है कि पावर जो है 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अधिकतर कंट्री में, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा कौन सा 2 है, जानते हैं इसके बारे में? वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये किसका बात कर रहा है मालूम है? ये बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो पूरे कंट्री के लिए लागू होता है ना, इंटायर कंट्री के लिए ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि बेसिकली ऐसा देखा गया है कि पावर जो है 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा वो पूरे के पूरे कंट्री पे लागू होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, है ना। नेशनल इंटरेस्ट का जो बात होगा, यानी कि पूरे कंट्री लेवल का जो बात होगा, उसका देखभाल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे डिफेंस हो गया आपका, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका डिफेंस है। डिफेंस में, आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में जो भी है, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकता है, उसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है ना। तो ये यहाँ पे बात हो रहा था, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The others are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of the state। यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? स्टेट गवर्नमेंट का काम ये है कि जो डेली तौर पे आपके यहाँ पे काम काज हो रहा है, आपके ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ पे भी हो रहा है, उसको देखभाल करना, उसके ऊपर नज़र रखना। ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हर एक स्टेट में अपना अलग अलग गवर्नमेंट है कि नहीं। तो वो काम क्या करेगा? जो डेली काम हो रहा है ना, उसी पे वो लोग नज़र रखेगा, उसी को वो लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली पावर जो है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने जान लिया, लेकिन इसको ना अब यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या श्रीलंका में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में? नहीं किया गया था। पूरा का पूरा पावर सिन्हाला वालों के हाथ में था, उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसके वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। लेकिन यही यदि हम लोग देखें बेल्जियम वाले केस में, तो बेल्जियम वाले केस में ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर तो शेयर किया ही गया, साथ ही साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में भी पावर को शेयर किया गया, है कि नहीं। तो बेल्जियम का मॉडल जो था वो बहुत ही अच्छा था। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बात हो गया हमारा एक नेशनल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हमारा हो गया एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और
स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, मतलब कि दोनों का ना पावर अपना अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से आज़ाद है, कोई एक दूसरे पे कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि टांग नहीं अड़ा सकता है किसी के काम में। दोनों के पास अपना अपना पावर है, दोनों अपना अपना अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टांग नहीं अड़ा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टांग नहीं अड़ा सकता है, दोनों का अपना पावर अलग अलग है। ठीक है, आगे स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अलग पावर है ना। एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा अपने स्टेट के लिए उसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना अलग पावर है भाई, ये जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन चाहे वो ले सकता है, यानी कि दोनों आज़ाद है, दोनों के मन में जो आएगा वो करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए जवाबदेही नहीं है। आगे बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि दोनों का दोनों जो है, अच्छा ये यहाँ तो आपने ये चीज़ जान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अपना अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर अपना अलग है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हुआ स्टेट गवर्नमेंट से तो लोग ब्लेम लगाएगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग ब्लेम लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लोग आज़ाद है, लोग किसी पे ब्लेम लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट आज़ाद नहीं है। एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता है। ब्लेम लगाने का मतलब ये है कि उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन लोगों के पास तो पूरा पावर है भाई, स्टेट गवर्नमेंट में कोई खराबी हुआ स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे ऐसा आपने क्यों किया, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई गड़बड़ी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे ऐसा आपने क्यों किया, यानी कि लोग आज़ाद है, वो जिसको चाहे जो चाहे बोल सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन दायरे में रह के। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ रहा है बक रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है यदि किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट गड़बड़ी करता है तो उन दोनों को जवाब देना पड़ता है, किसको, लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी पीपल, यानी कि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो जवाब देना पड़ेगा, आंसरेबल है। ठीक है, आगे तो यहाँ तो आपने ये चीज़ जान लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे ना, अब यदि एनसीईआरटी बुक को आप पलट के देखेंगे तो वहाँ पे ना दो गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है। पहला है आपका फेडरल गवर्नमेंट, या फिर आप इसको फेडरल सिस्टम बोलिए। दूसरा बात किया गया यूनिटरी गवर्नमेंट, या फिर आप इसको यूनिटरी सिस्टम बोलिए। इन दोनों के बारे में बात किया गया है, तो इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में ना हमने चैप्टर नंबर 1 में भी बात किया था, यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में हमने बात नहीं किया था, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्या था मालूम है, चलिए फेडरल गवर्नमेंट क्या था याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या था। देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न दी कंट्री। यही तो था हमारा, ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, है ना। यानी कि जब किसी कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाया जाए और वो सभी मिल के उस कंट्री को क्या करे, गवर्न करे, यानी कि चलाए, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम या फिर फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे उसके बाद अच्छा फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल इंडिया, बेल्जियम, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि बेल्जियम में भी 3 लेवल था, याद रखिएगा, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, और इंडिया में तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ही, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। आगे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, इन विच देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द कंट्री और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल और केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और वही क्या करेगा, पूरे कंट्री को चलाएगा। वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे या फिर फेडरल सिस्टम कहेंगे। लेकिन इसमें ना एक और चीज़ ऐड किया गया है, एक चीज़ इसमें और ऐड किया गया है, इसमें और एक कहा गया है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल और केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, यानी कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट,
और यदि उसके अलावा कोई गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, तो वो केवल जो है ना एक कठपुतली के तौर पे है। मतलब कि वो गवर्नमेंट तो है लेकिन उसका कोई खास काम नहीं है। उसको भी हुकूमत कौन चलाएगा, उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाएगा। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिस भी कंट्री में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यदि छोटे मोटे और गवर्नमेंट हैं और उस पर भी हुक्म कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रहा है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूनिटरी सिस्टम या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट। तो बेसिकली यूनिटरी का मतलब ही होता है वन, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहेंगे यूनिटरी सिस्टम या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट। तो बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो कि कंट्री को चलाते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या फिर यदि गलती से 2-3 यदि हो भी गया तो छोटा मोटा जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या फिर स्टेट या फिर लोकल, वो केवल एक कठपुतली के तौर पे है, उसका कोई वहाँ पे खास रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर डिसीजन लागू करता है, उसके बाद उसको जो करना होता है अपना करता है, ठीक है। यानी कि केवल नाम के लिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, काम तो कौन कर रहा है, काम तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चला रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसका एग्जांपल बता दो यूनिटरी गवर्नमेंट का। श्रीलंका। श्रीलंका क्योंकि सिन्हालाई वाला क्या कर रहा था, केवल अपने पूरे अपने नियम तौर तरीके से कंट्री को चला रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन फेडरल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल गवर्नमेंट में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है कि तुम ये करो वो करो, नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया, क्या इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी कह सकता है कि तुम ये करो वो करो, नहीं कह सकता, क्योंकि सबका पावर अपना अलग अलग है ना, सब अपना आज़ाद है। उसके बाद लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ये चीज़ अलग हो जाता है। जैसे इन यूनिटरी गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसमें जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि तुम ये करो वो करो, ठीक है। क्योंकि इस यूनिटरी गवर्नमेंट में जो होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो किसके अंडर में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी के ऊपर अपना हुक्म चला सकता है, ठीक है। तो ये था आपका फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। ये दोनों भी आपको मिल जाएगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, मिल जाएगा। साफ साफ तौर से नहीं मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे आपको क्लियर भी कर दिया, ठीक है। चलिए, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अगले वाले क्लास से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर हमारा क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म का कुछ हमारे पास ना की फीचर्स है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।